नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। आज बात करेंगे उमर खालिद, शरजीत इमाम और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस की, क्योंकि कल कोर्ट में जो घटनाएं हुई वो बेहद अहम है। इनसे साफ झलकता है कि दिल्ली पुलिस और सरकार ने बिना पुख्ता सबूतों के, बिना किसी ठोस आधार के इन लोगों को सालों से हिरासत में रखा हुआ है। और ये भी समझना जरूरी है कि अदालत में उनकी सुनवाई आखिर किस दिशा में बढ़ रही है। यकीन मानिए, अगर कोर्ट ने कल इस बहस को गंभीरता से लिया तो ऐसा लगता है कि इस बार जमानत मिलना बिल्कुल तय होना चाहिए। सबसे बड़ा आरोप उमर खालिद पर लगाया गया है कि उन्होंने 17 फरवरी 2020 को अमरावती में एक भाषण दिया जिसमें कथित तौर से हिंसा भड़काने वाली बातें थी, जबकि हकीकत यह है कि उस भाषण से अमरावती में एक भी झड़प नहीं हुई। वहां कोई दंगा नहीं भड़का। दंगे तो दिल्ली में हुए, वो भी लंबे समय बाद। और इससे भी बड़ी बात, जिस वीडियो को लेकर ये पूरा मामला खड़ा किया गया उसे ना हाई कोर्ट ने कभी चलाने की जरूरत समझी और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 साल 3 महीने में उसे सुना। तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन भाषण सुनने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। कल जाकर 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पूरा भाषण चलाया गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक टीवी चैनल ने उस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा काट कर चलाया, जिससे यह धारणा बनाई गई कि उमर खालिद ने देश तोड़ने वाली बातें कही है, जबकि पूरा भाषण शुरू से अंत तक मौजूद है, जिसे कोई भी सुन सकता है। और उसमें उन्होंने सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, अहिंसक प्रतिरोध की और नागरिक अधिकारों की बात की है। भारत के संविधान के तहत अगर किसी नागरिक को सरकार की किसी नीति या कार्रवाई से शिकायत है तो वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकता है। पानी, बिजली की समस्या हो या किसी नीति का विरोध, लोग सड़क पर उतरते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है। फिर भी नागरिकता कानून के मुद्दों पर अगर उमर खालिद ने अपनी राय रखी और अहिंसक विरोध का आग्रह किया तो इसमें गैर कानूनी क्या है? कल उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा भाषण चलाया और पूछा, बताइए इसमें क्या भड़काऊ है, क्या सांप्रदायिक है, इसमें ऐसा क्या है जो यूएपीए के तहत अपराध बन जाए? और दिल्ली पुलिस इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। और दूसरा आरोप ये लगाया गया है कि उमर खालिद के कथित रूप से ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सड़कों पर आने वाले रास्ते रोकने की अपील की थी। लेकिन अगर कोई किसी विरोध प्रदर्शन में सड़क जाम करने की बात करता है तो इसे राष्ट्रद्रोह कैसे माना जा सकता है? इससे हिंसा कैसे साबित हो सकती है? और सच तो यह है कि जिस भाषण को आधार बनाया गया उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे बड़े आरोप पर कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन हकीकत यह है कि ना वो ग्रुप उन्होंने बनाया था और ना ही उसे पूरे ग्रुप में उनका एक भी मैसेज मौजूद है। ग्रुप में बातचीत करने वाले लोग और थे और उसे संचालित भी अन्य लोग कर रहे थे, यानी उन पर लगाए गए आरोप वास्तविकता की कसौटी पर टिकते ही नहीं है। क्या चर्चा चल रही थी? कुछ बातें मेरी जानकारी में है, कुछ पूरी तरह साफ नहीं है। समझ में यही आता है कि दिल्ली में जो एंटी सीएए आंदोलन अलग अलग स्थानों पर हो रहा था, उसकी कोऑर्डिनेशन की भूमिका उस व्हाट्सएप ग्रुप में बताई जा रही थी। लेकिन उस ग्रुप में ना तो कोई देश विरोधी एजेंडा था, न देश को तोड़ने की बात, न दंगे भड़काने की योजना, न हिंसा फैलाने का कोई ब्लूप्रिंट था। और मान भी लें, क्योंकि हर जानकारी मेरे पास नहीं है, कि कुछ लोग उस ग्रुप में हिंसा पर चर्चा कर रहे थे, तब भी मुकदमा उन्हीं पर चलना चाहिए था। अगर उमर खालिद ने उस ग्रुप में एक भी मैसेज नहीं लिखा, अगर वो उस ग्रुप का एडमिन नहीं था, अगर ना उसने ग्रुप बनाया और ना किसी गतिविधि में शामिल हुआ, तो सिर्फ इस आधार पर कि उसे किसी ने उस ग्रुप में ऐड कर दिया, क्या उसे 5 साल 6 महीने जेल में रखना न्याय कहलाता है? अगर ये अन्याय नहीं है तो फिर और क्या है?
जो लोग सरकार के कट्टर समर्थक हैं, यही बता दें कि आखिर किस कानून के तहत उमर खालिद को इतने समय से जेल में रखा गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो अभी जेल में है। पता नहीं और कितने दिन वहां रहना पड़े। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यदि जमानत खारिज हुई तो उसे और 3 साल जेल में रहना पड़ सकता है, यानी कुल 8 साल। देश में कई अपराध ऐसे हैं जिनमें पूरी सजा 8 साल तक की भी नहीं होती, लेकिन एक इंसान सिर्फ इस वजह से जेल में है कि उसने एक भाषण दिया था कि किसी ने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। और इन 5 साल 3 महीनों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसी को इतना समय नहीं मिला कि उस भाषण को ही सुन ले, जिसके आधार पर उसे कैद रखा गया है। कल कोर्ट में वो भाषण सुनाया गया। कपिल सिब्बल ने पूछा, माय लॉर्ड, बताइए इसमें यूएपीए कहां लागू होता है? इसमें सांप्रदायिक या उकसाने वाली क्या बात है? उन्होंने ये भी बात बताया कि जिस घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी उसमें उमर खालिद आरोपी है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम तक नहीं डाला। एक आरोप यह भी लगाया गया है कि 2016 में उसने भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा था। यह आरोप भी पूरी तरह झूठा है। यह भाषण उसने दिया ही नहीं। एफआईआर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा, तो फिर ये बयान किसका था? सिब्बल ने कहा, किसी और स्टूडेंट का होगा, पता ही नहीं, रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। उमर खालिद ने ऐसा कहा। 2016 में हुई एफआईआर और चार्जशीट खुद बताती है कि ऐसा नारा उसने नहीं लगाया था। क्या वो एफआईआर अब बेकार हो गई? क्या उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं? चार्जशीट में भी उसका नाम इस बात के लिए नहीं है। लेकिन अब जब उसे जेल में रखना है तो वहीं पुलिस कह रही है कि बयान उसी ने दिया था। न कोई सबूत, न कोई गवाह। आपकी अपनी जांच कहती है कि उसने ऐसा नहीं कहा, फिर भी आदमी 5 साल से ज्यादा साल से जेल में है। इसे आप क्या कहेंगे? ये सब सिर्फ इसलिए ताकि किसी भी तरह से जेल में बरकरार रखा जा सके। इसी तरह शर्जील इमाम का मामला है, जिसका पक्ष एडवोकेट सिद्धार्थ दवे रख रहे थे। शर्जील को बौद्धिक आतंकवादी तक कहा गया। इस पर दवे ने स्पष्ट कहा, शर्जील इमाम की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि वो आतंकवादी नहीं है। जैसे कि पुलिस मुझ पर आरोप लगा रही है, मुझे आतंकवादी बताया जा रहा है, लेकिन मैं न आतंकवादी हूं न देश विरोधी। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं। इसी मिट्टी पर पैदा हुआ हूं, इसी मुल्क की सरजमी पर मेरा बचपन बीता है और आज तक मुझे किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया। 24-25 साल की उम्र तक जिसकी पूरी जिंदगी साफ सुथरी रही हो, कोई अपराध रिकॉर्ड न रहा हो, कोई एफआईआर दर्ज न रहा हो, उसे अचानक रातों रात आतंकवादी बना देना, क्या यही न्याय कहलाता है? शर्जील इमाम के मामले में तो स्थिति और भी अजीब है। जिस दिन दंगे हुए उससे 1 महीने पहले ही वो पुलिस कस्टडी में था। सिर्फ 1-2 दिन की नहीं, पूरे 1 महीने से ज्यादा समय से वो जेल में था। अब जरा सोचिए, जिन दंगों का महीनों भर बाद विस्फोट हुआ उसमें वो कैसे शामिल हो सकता है? वो दंगे की साजिश कैसे रच सकता है, जबकि घटना शुरू होने से काफी पहले वो हिरासत में था? साधारण बुद्धि से सोचिए, इसमें कानून की बड़ी डिग्री लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए किसी की हत्या होती है और जिस समय हत्या हुई, आरोपी बतौर पेश किया गया व्यक्ति तो पहले से ही जेल में बंद था, 1 महीने पहले से कैद था। फिर उस पर हत्या के लिए उसे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अगर किसी पर हत्या का केस चल रहा हो और वो कोर्ट में साबित कर दे कि वारदात के समय वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, दिल्ली में घटना हुई और वो बॉम्बे में था, तो कोर्ट उसे बरी कर देता है, क्योंकि व्यक्ति मौके वारदात पर था ही नहीं। यहां उल्टा हो रहा है। दंगों के लिए शर्जील इमाम को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि दंगों के वक्त वो कहीं बाहर नहीं घूम रहा था। वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में जेल के अंदर था, और वो भी लंबे समय से।
अब बताइए, किसी की गिरफ्त में रहते हुए कोई दंगे की साजिश कैसे रच सकता है? अपनी समझ से सोचिए और फिर तय कीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है वो न्याय है या अन्याय। कहा गया कि बौद्धिक आतंकवादी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आखिर बौद्धिक आतंकवादी किसे कहा जा रहा है? सरकार के खिलाफ बोल दो तो आप बौद्धिक आतंकवादी। पढ़ा लिखा इंसान अगर अपने संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठा दे तो वो बौद्धिक आतंकवादी कहा जाने लगता है। हो सकता है कि शर्जील इमाम ने युवा अवस्था के जोश में कुछ भाषणों में ऐसी लाइनें कही हो जो अनुचित थी, उसकी सजा मिलनी चाहिए, पर भारतीय कानून के हिसाब से उसकी सजा 6 महीने या उससे थोड़ी ज्यादा ही हो सकती थी। इतना ही कानून के जानकार बताते हैं, लेकिन ये तो 5 साल से अधिक समय जेल में काट चुका है, उस आरोप के लिए जिसकी वैधानिक सजा साल भर भी नहीं होती, और इसी को सही ठहराने के लिए उसे बौद्धिक आतंकवादी का टैग दिया जा रहा है। एक ट्वीट करो, यूएपीए लगा दो, एक भाषण दे दो, यूएपीए लगा दो। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कुछ दबंग नेता खुलेआम हथियार लहराते हुए वीडियो में दिखे और उन पर कोई केस नहीं। यही है हमारा लोकतंत्र। कब सिरप घोटाले की बात सुनी होगी? भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला लेवल कप सिरप का, और बोतल में भारी जहरीला नशा फैलाने वाला माल जो बंगाल से बांग्लादेश तक भेजा जा रहा था, लेकिन वो नेता पूरी तरह बिना दाग के बताकर घूम रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ और इस तरफ निर्दोष को सालों साल जेल में बंद रखा गया। कल गुलफिशा फातिमा के मामले पर भी सुनवाई हुई, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में खड़े थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सत्ता बदलने की साजिश रची और असम को देश से अलग करने की योजना बनाई। सिंघवी ने साफ कहा, ये सारे आरोप निराधार हैं। रजमी चेंज वाला आरोप तो बाद में जोड़ दिया गया था, मूल एफआईआर में तो उसका नाम तक नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस 5 साल से एक भी आरोप को साबित करने में असफल रही है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में कितने लोग 20-25 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं, इस आधार पर कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जिंदगियां खत्म हो गई, उम्र बीत गई और आखिर में पता चला कि इंसान निर्दोष था। ऐसा ही कुछ दिल्ली दंगों के केस में इन लोगों के साथ करने की कोशिश चल रही है। लेकिन कल की बहस ने थोड़ी सी उम्मीद जगा दी है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो शुरू की, वरना पिछले 5 सालों में उमर खालिद के भाषण को सुनने की फुर्सत किसी कोर्ट को नहीं मिली। अब जाकर उस भाषण को कोर्ट में पढ़ा गया, सुना गया। बड़े वकील खड़े हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दबे, सब अनुभवी और बेहतरीन वकील हैं। उम्मीद है कि आदरणीय जस्टिस साहब पूरे मामले को, पुलिस के कार्य प्रणाली को और लगाए गए आरोपों को देखकर सही निर्णय कर देंगे। कम से कम अब इन लोगों को जमानत मिले, अपराधी हो या ना हो, 5 साल जेल में रहना अपने आप में सजा है। अब रिहाई चाहे पूरी इंसाफ ना हो, मगर कम से कम उन्हें खुली हवा में सांस लेने का अवसर तो मिलेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जल्द से जल्द आज़ाद हों, और हमारे हाथ में भी क्या है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।